कोरोना से जंग लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के सम्मान में देश की सशस्त्र सेनाएं आज विभिन्न आयोजनों के जरिए उनका आभार करेंगी व्यक्त। डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा सम्मान। विभिन्न अस्पतालों पर पुष्प वर्षा, समुद्र में खड़े जहाजों पर होगी रोशनी। फ्लाई पास्ट करेगी थल सेना, वायु सेना और नौसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर वित्तीय क्षेत्र पर की चर्चा। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग, किसानों की मदद, तरलता बढ़ाने और कर्ज प्रवाह की ओर मजबूती बनाने के लिए रणनीतियों और सुझावों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के चलते वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर भी किया विचार विमर्श। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर आरोग्य सेतु ऐप को लेकर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली ऐप है जिसकी पूरी दुनिया में हो रही है सराहना। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 26,535, 10,017 मरीज हुए स्वस्थ, 1,223 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्य। लोगों से हर समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन की अपील। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 34,21,834 लोग संक्रमित, 2,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोविड-19 से 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संकट के दौरान उससे सीधे सीधे निपटने में जुटे लाखों डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य कोरोना योद्धाओं को आज धन्यवाद देने के लिए विभिन्न अस्पतालों पर पुष्प वर्षा, समुद्र में खड़े जहाजों पर रोशनी करने और फ्लाई पास्ट करने की तैयारियों में सेना पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बताया कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देने के लिए कई कार्यक्रम करेंगे। गौरतलब है कि इस फ्लाई पास्ट को रूटीन ट्रेनिंग के साथ ही जोड़ा गया है। देश भर में कोविड-19 से लड़ रहे कोविड वॉरियर्स के सम्मान में भारतीय सेना के तीनों अंग रविवार 3 मई को देश भर में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक साझा संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया। सशस्त्र सेनाओं की ओर से कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने रात दिन एकजुट होकर जिस तरह से संक्रमित लोगों की सेवा की है और उनको इस महामारी से जूझने में उनकी मदद की है, उन सबको हमारी ओर से धन्यवाद। सबसे पहले राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल पर तीनों सेनाओं की ओर से देश भर के पुलिस बलों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। वायुसेना एक फ्लाइट पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और दूसरा असम के डिब्रूगढ़ से गुजरात के कक्ष के बीच करेगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स को हवाई सलामी सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच दी जाएगी। इसमें सुखोई 30, MKI, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान फॉर्मेशन में राजपथ पर उड़ान भरेंगे और दिल्ली की परिक्रमा करेंगे। इसके साथ ही C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान लड़ाकू विमानों की तरह ही पूरी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर उड़ान भरेंगे। ये विमान विशेष रूप से एरोस्पेस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 500 मीटर से 1000 मीटर की अनुमानित ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे, जिससे आम नागरिक इन्हें देख सकें। Wreaths will be laid at the police memorial by the representatives of the three chiefs. Nation shall witness the fly past by the fighter and the transport aircrafts of the Indian Air Force at multiple locations. इसके साथ ही वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर देश भर में फैली कोविड-19 अस्पतालों पर फूलों की बारिश भी करेंगे। तटीय क्षेत्रों में नौसेना और तटरक्षक बल के जहाजों को रोशन कर विभिन्न फॉर्मेशन में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सेना के माउंटेड बैंड कोविड वॉरियर्स के सम्मान में देश के विभिन्न कोविड अस्पतालों में कई तरह की धुनें भी बजाएंगे। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और देशवासी अलग अलग स्थानों पर फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट देख पाएंगे। ये एयरक्राफ्ट बड़े शहरों से गुजरेंगे। श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक ये विमान जाएंगे। The armed forces will be expressing their gratitude to the Corona warriors through various military gestures on Sunday, that is 3rd of May 2020. Tomorrow's events start with displaying our respect towards the police and paramilitary forces who protect us all from the internal threats at all times. Wreaths will be laid at the police memorial by the representatives of the three chiefs at 9:30 a.m. tomorrow morning. Nation shall witness the flypast by the fighter and the transport aircrafts of the Indian Air Force at multiple locations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास की गति देने के लिए वित्तीय क्षेत्र, संरचनात्मक और कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को एक विस्तृत बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग, किसानों की मदद, तरलता बढ़ाने और कर्ज प्रवाह को और मजबूत बनाने के लिए रणनीतियों और सुझावों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के चलते वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की। इसके अलावा कोरोना से प्रभावित व्यापारों को जल्द से जल्द उबारने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की। श्रमिकों और आम आदमी के कल्याण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 की वजह से आए व्यवधानों के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने में व्यवसायों की मदद करने, रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऋण बाजारों और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में पुराने और नए संरचनात्मक सुधारों को मजबूती देने के विषय पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम शुरू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम तेज करने पर भी बल दिया ताकि कोविड-19 के कारण जो समय नष्ट हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में कृषि बाजार, अतिरिक्त उपज का प्रबंधन, किसानों तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि देश में कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने के लिए उपज आधारित बोर्ड और परिषद गठित करने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान मौजूदा बाजार प्रणाली में रणनीतिक हस्तक्षेप करने और उचित सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा किफायती ब्याज दर पर ऋण प्रवाह, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष अभियान और राज्य के भीतर और राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार पर भी चर्चा की गई। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई-नाम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी लाने के लिए एक वैधानिक व्यवस्था की संभावना भी तलाश गई। प्रधानमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर बल दिया। बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम को मौजूदा समय के अनुरूप बनाने के लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निजी निवेश भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर आरोग्य सेतु ऐप को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस ऐप को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है उस पर राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, रोज एक नया झूठ। आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली ऐप है जो लोगों की सुरक्षा करती है। आरोग्य सेतु में बेहतर डेटा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। जिन लोगों ने जिंदगी भर सर्विलांस ही किया है वो नहीं जानते कि तकनीक का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने लिखा, आरोग्य सेतु की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। इस ऐप की निगरानी की जिम्मेदारी किसी निजी कंपनी के हाथ में नहीं दी गई है। अब आपको ऐसे लोगों से ट्वीट करवाना बंद कर देना चाहिए जो भारत को समझते ही नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि आरोग्य सेतु ऐप को एक निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है, जिससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 26,535 पहुंच गई है। देश भर में 10,017 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,223 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन के समय किसानों की फसल मंडियों तक पहुंचे और किसानों को फसल का दाम समय पर मिले, उसके लिए मोदी सरकार किसान रथ ऐप की शुरुआत की। जिन किसानों के पास अपना वाहन नहीं है, उनके लिए ये ऐप किसी वरदान से कम नहीं है। पेश है मेरठ से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट। देश के अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार की एक और पहल। लॉकडाउन के दौरान किसान भाइयों की फसल को मंडियों तक ले जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने किसान रथ नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इसके माध्यम से किसान अपने मोबाइल ऐप से ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी किराए पर बुला सकता है। मोदी सरकार के इस कदम का किसानों ने स्वागत किया है। किसानों का कहना है ये उन किसानों के लिए वरदान है जिनके पास अपना वाहन नहीं है। जो लॉकडाउन चल रहा, इसमें परेशानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा किसानों को अपना सामान माल घर पहुंचाने के लिए और मंडी में बेचने के लिए बहुत परेशानी है। और ये जो लागू कर रहे हैं ये घना बढ़िया काम है इनका। अभी तक करीब 11 लाख से ज्यादा वाहन इस ऐप पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। देश के लाखों किसानों ने इसे डाउनलोड भी किया है। मोदी सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कृषि मंत्रालय में किसान रथ हेल्प डेस्क भी बनाया है। मजदूर आदमी को ये किसान अगर घर लोग पहुँचा देंगे तो इनका बहुत फायदेमंद होगा। मशीन नहीं है गरीबों पे, ट्रैक्टर नहीं है। अगर ये योजना सरकार देगी तो ये बहुत फायदा किसानों को। किसान रथ ऐप के जरिए कृषि और बागवानी की फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाहन को सर्च किया जा सकेगा। प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ फसल को मंडी, एफपीओ कलेक्शन सेंटर, वेयर हाउस आदि तक पहुंचाने के लिए होगा। इसके अलावा सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के तहत कृषि उत्पादों को मंडियों से राज्यों और राज्यों के बाहर स्थित अन्य मंडियों, प्रोसेसिंग यूनिट्स, रेलवे स्टेशन और होलसेलर्स तक पहुंचाया जा सकेगा। मेरठ की एमएसएमई इंडस्ट्री ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका ये कहना है कि मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स का काम बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर सरकार उनके लिए कुछ सोचती है तो निश्चित तौर पर उन्हें काफ़ी सहायता होगी, क्योंकि लॉकडाउन के समय उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इस इंडस्ट्री को। उनके जो ऑर्डर हैं वो तमाम ऑर्डर कैंसिल हुए थे। इसके साथ साथ ही बड़ी संख्या में जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मजदूर थे, वो बेरोजगार हुए। तो निश्चित तौर पर सरकार के इस कदम का मेरठ की एमएसएमई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मेरठ। और कोरोना वायरस संकट के दौरान उससे सीधे सीधे निपटने में जुड़े लाखों डॉक्टर्स, चिकित्साकर्मी, सफाई कर्मी और अन्य कोरोना योद्धाओं के लिए आज तीनों सेनाओं द्वारा आज उनके सम्मान में पुष्प वर्षा की जा रही है। समुद्र में खड़े जहाजों पर रोशनी करके फ्लाई पास्ट करने की तैयारी है। सेना के बैंड्स अस्पतालों के पास अपनी धुन बजाएंगे। क्या किस तरह के इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं, क्या कुछ आयोजन वहां पर होने वाले हैं, इसके लिए रुख कर लेते हैं दिल्ली के राजपथ का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, किस तरह से दिल्ली में इंतजाम किए गए हैं? हमने देखा कि लगातार कोरोना योद्धा अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इसमें सबसे आगे खड़े हुए हैं हमारे चिकित्साकर्मी। बिल्कुल सही कहा आपने तेजिंदर, क्योंकि जिस तरह से कोरोना योद्धा के रूप में लोग अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रहे हैं, तो उनको सलामी देने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात कही जाएगी कि भारतीय सेना उनको सैल्यूट करने के लिए आज करने जा रही है। देश भर में इस तरह का नज़ारा अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगा। क्योंकि तेजिंदर, मैं दिल्ली के राजपथ पर हूँ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा अब से कुछ देर बाद करीब 10 बजे के आसपास दिल्ली एनसीआर के लोगों को आसमान में
करतब देखने को मिलेंगे। हवाई जहाज द्वारा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर द्वारा, MiG-29 द्वारा कई तरह के यहाँ पर करतब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो दिल्ली के अस्पताल हैं उन पर भी पुष्प वर्षा की जाएगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी संदीप से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहाँ देख सकते हैं कि आज किस तरह का यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय पर यहाँ पर विजय चौक पर, राजपथ पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ की बात की जाए तो कोरोना योद्धाओं के लिए ये हवाई सलामी दिल्ली के आसमान पर सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच देखने को मिलेगी। लड़ाकू विमान संयोजन राजपथ और दिल्ली के ऊपर से उड़ान भरेगा, जिसे दिल्ली के जो लोग हैं वो अपनी छत से देख सकेंगे। करीब 10 से 10:30 के बीच में इस परेड में सुखोई 30, MKI, MiG-29 और जगुआर जैसे विमान शामिल होंगे। इसके अलावा C-130 परिवहन विमान भी लड़ाकू विमानों की तरह ही दिल्ली और NCR क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे और ये कम से कम 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरेंगे और इन सब का नज़ारा दिल्ली NCR के लोग ले सकेंगे। इसी तरह से दिल्ली के अन्य अस्पतालों के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, जहां पर लोग सुबह करीब 9 बजे पुलिस युद्ध स्मारक जो है चाणक्यपुरी में, वहां पर देख सकेंगे। बहुत सुंदर नज़ारा होगा, पुष्पों के साथ वर्षा की जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों की अगर बात की जाए तो एम्स, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, GTB अस्पताल, LNJP, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल, मैक्स अस्पताल, रोहिणी अस्पताल, अपोलो अस्पताल और आर्मी रिसर्च एंड रेफरल शामिल हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय सेना द्वारा पुष्पों की वर्षा की जाएगी। जो वाकई में कोरोना के योद्धा हैं उनको सलामी देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने कदम उठाया है और कहीं ना कहीं इनसे उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये सैल्यूट किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। न केवल डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और सफाई कर्मी, इन सबको सैल्यूट देने के लिए आज भारतीय सेना कहीं ना कहीं सैल्यूट करती नजर आएगी। बिल्कुल गिरीश, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ सुधीर यादव भी जुड़ गए हैं दिल्ली के पुलिस मेमोरियल से। सुधीर, किस तरह से आज पूरे भारत में इंतजाम किए गए हैं? हमने देखा कि दिल्ली में क्या कुछ इंतजाम है उसके बारे में हमें गिरीश ने बताया, लेकिन पूरे भारत में आज तीनों सेनाओं द्वारा हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सलाम किया जाएगा एक तरह से। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल तेजिंदर, देखिए सबसे खास बात करें कि जो दिल्ली पुलिस मेमोरियल है, सबसे पहले यहाँ जो तीनों सर्विस चीफ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो सभी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सलामी दी जाएगी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और ख़ास बात है उसके बाद से जो वायुसेना है वो उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, वहाँ जो फाइटर जेट्स हैं और जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो उड़ान भरेंगे और वो सम्मान, एयर सैल्यूट है वो जो कोरोना वॉरियर्स है उनको एयर सैल्यूट देंगे। इसके अलावा अगर हम नेवी की खास बात करें कि जो नेवी के जो वॉरशिप्स हैं वो सारे कोस्टल एरियाज़ में खड़े होंगे और उनको रोशनी से जगमग किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि लोगों को ये दर्शाया जाएगा कि वो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फॉर्मेशंस में जो विभिन्न तटीय इलाके हैं उनमें खड़े हुए हैं। और ख़ास बात ये भी है तेजिंदर कि इसमें जो कोस्ट गार्ड है वो भी शामिल है, वो भी जो कोरोना वॉरियर्स है उनको सम्मान दे रहा है। और जो आर्मी के जो माउंटेड बैंड्स हैं वो विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाएंगे और जो कोविड वॉरियर्स हैं उनके सम्मान में विभिन्न जो धुनें हैं वो बजाएंगे। और ख़ास बात ये भी है इसके अलावा तेजी के जो नेवी और एयरफोर्स के जो कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं वो जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर से उड़ान भरेंगे कोविड वॉरियर के सम्मान में। जो उन हॉस्पिटल है उन पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। तेजिंदर, ये सुधीर, जिस तरीके से हमने शुरुआत से ही देखा कि इस जंग में कोरोना वॉरियर्स सबसे आगे हैं, चाहे हम अपने चिकित्सा कर्मियों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें या सफाई कर्मियों की बात करें या पुलिस की बात करें या फिर अन्य लोग जो ज़रूरी सुविधाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हर कोई अपनी कोशिश में जुटा हुआ है। और जो भारत के नागरिक हैं यकीनन समय समय पर इनका सम्मान हर तरीके से कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने देखा था किस तरह से ताली बजाकर इनका सम्मान किया गया, मोमबत्तियां, लाइट्स जलाकर इनका सम्मान किया गया था। आज जिस तरह से सेना की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, कितना अहम हो जाता है इन सभी वॉरियर्स के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए?
अब बिल्कुल देखिए तेजिंदर, इस चीज़ को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो तीनों सेनाओं हैं उनके लिए हमारे मन में कितना सम्मान है, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरा देश उनके सम्मान में जब भी ज़रूरत होती है खड़ा होता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। और जब वो हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में खड़े होते हैं तो इससे साफ तौर पे जाहिर होते हैं कि आखिर किस तरीके से वो जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनके सम्मान में खड़े हुए हैं। और ख़ास बात ये भी है तेजिंदर, मैं ये बता दूं कि दिल्ली के जो आसपास के दिल्ली के जो इलाके हैं वहाँ जो फाइटर जेट्स और जो ट्रांसपोर्ट जो प्लेन है वो लो लेवल पे करीब 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेंगे, जिससे कि जो आम लोग हैं वो देख सकें, जो एयर सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स को दिया जा रहा है तीनों सेनाओं की तरफ से, उसको देख सकें। और ख़ास बात ये भी है कि बिल्कुल तीनों सेनाओं की तरफ से ये साफ तौर पर कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको किस तरह से बूस्ट दिया जा सके, किस तरह से उनको मॉरल बूस्ट दिया जा सके, इसकी एक ये पुरजोर कोशिश है। तेजिंदर जी, सुधीर बने रहिए हमारे साथ गिरीश भी बने हुए हैं दिल्ली से। गिरीश, जिस तरीके से हम जब से ये त्रासदी शुरू हुई, जब से ये परेशानी शुरू हुई है, महामारी शुरू हुई, हम देख रहे हैं आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स कर रहे हैं, लगातार आप इन जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके संपर्क में हैं, देख रहे हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं, लगातार वो अपनी मेहनत से जुटे हुए हैं, बार बार उनका हौसला बढ़ाने की बात की जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से जो वॉरियर्स हैं जो सरहद पर लड़ाई करते हैं, वो आज इन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, कितना अहम हो जाता है? क्योंकि आप इन कोरोना वॉरियर्स से बात की है आपने ग्राउंड जीरो पर, कितना अहम हो जाती हैं इस तरह की कोशिशें उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जंग अभी जारी है। बिल्कुल तेजिंदर ने आपने सही कहा, क्योंकि कोरोना योद्धाओं का मनोबल काफ़ी बढ़ जाएगा जब इस तरह से भारतीय सेना जो सीमा के ऊपर कहीं ना कहीं हमारी रक्षा कर रही है, लेकिन उस सेना ने जो अंदर देश के अंदर जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं योद्धा, उनको सलामी दे रहे हैं। ऐसे में उनका मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो दूध वाला भैया हो जो घरों तक दूध पहुँचा रहा है, चाहे वो सब्जी वाला भैया हो जो लोगों के घरों तक सब्जी पहुंचा रहा है, चाहे वो अखबार बेचने वाला हॉकर्स हो जो आपको सुबह ताज़ा खबरें पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए आपके घरों तक अखबार पहुंचा रहा है। इसी तरह से तमाम जो मीडिया कर्मी हैं जो पल पल की खबरें जो पूरे देश भर के हर कोने से जो अच्छी खबरें हैं वो भी दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वहाँ किस तरह की परेशानी है उनको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं सैल्यूट के आज पात्र बन रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं सलामी दे रहा है भारतीय सेना के तीनों अंगों, भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों ही कहीं ना कहीं इन कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनको सलामी दे रहे हैं। और आज उनका कहीं ना कहीं मनोबल काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय तक लोग अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रहे हैं, जो वाकई अलग अलग जगहों पर, चाहे वो एनसीसी के कैडेट्स हों या एनएसएस के वॉलंटियर्स हों, या वो लोग भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हैं जो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों को भोजन पहुंचा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राशन पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही जाएगी कि भारतीय सेना ने उनको सलामी देने की बात कही है और अब से कुछ देर बाद उनको सलामी भी दी जाएगी और कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल जरूर बढ़ेगा। जी गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सुधीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो यकीनन आज बेहद अहम दिन है। कोरोना योद्धा जो इस लड़ाई में लगातार जुटे हुए हैं, उनका आत्मविश्वास बना रहे और बढ़े, उसके लिए आज सेनाओं द्वारा उन्हें एक सलामी देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पुष्पों की वर्षा होगी, वहीं कुछ कोस्ट पर खड़े शिप्स में लाइटिंग भी की जाएगी, आर्मी के बैंड्स भी अपनी धुनें बजाएंगे। तो बेहद अहम ये दिन साबित हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में भारी संख्या में फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। शनिवार को देर रात 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन आज देर रात गोरखपुर पहुंचेगी, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम एक एक श्रमिक की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। स्क्रीनिंग में स्वस्थ मिले यात्रियों को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम संबंधित गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेजेगी। ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक बोगी में 54 लोगों को ही प्रवेश दिया गया है। रास्ते में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए आरपीएफ स्टाफ के साथ ही टीटी भी तैनात किए गए हैं। बीच के स्टेशनों पर श्रमिकों के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से 34,21,834 लोग संक्रमित हैं। वहीं 2,43,524 जान जा चुकी हैं। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां पिछले 24 घंटों में 868 लोगों की जान चली गई। अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 11,30,000 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के चलते ब्रिटेन में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर कल 28,205 हो गई। यह आंकड़ा यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली से कुछ ही कम है। गृह मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने कल इसकी जानकारी दी। कोरोना संक्रमित मामलों के लगातार तेजी से फैलने के कारण प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को विपक्षी दलों की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देश के विपक्ष का कहना है कि महामारी के शुरुआती दौर में ही जॉनसन सरकार सही कदम उठाने में नाकाम रही। गृह मंत्री जेनरिक ने देश में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा का शिकार और यौन हिंसा मामलों के पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रही चैरिटी संस्थाओं की सहायता के लिए 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज का भी ऐलान किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने वाले चिकित्सा कर्मचारियों को आईफल टावर पर जगमगाती रोशनियों के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। फ्रांस में कोरोना वायरस पिछले 24 घंटे में 166 लोगों की मौत हुई है और मृतकों की संख्या 2,763 पर पहुंच गई है, जबकि कोरोना से 16,08,518 लोग संक्रमित हैं। ईरान में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 802 मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमित मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 10 मार्च के बाद सबसे कम है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 96,448 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 65 और लोगों की मौत हुई है। इससे देश में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 6,156 हो गया है। इटली में कोरोना वायरस से 474 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 28,710 हो गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 20,09,328 है। साथ ही इटली में इस महामारी से 79,914 लोग ठीक हो चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि 4 अप्रैल से देश में सार्वजनिक वाहन में सफर करते वक्त मास्क लगाना जरूरी होगा। एक प्रेस वार्ता के दौरान सांचेज ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सरकार क्षेत्रीय प्रशासन की मदद के लिए 17.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगी, ताकि वो कोरोना वायरस के कारण हुए सामाजिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकें। 7 हफ्ते के लंबे लॉकडाउन के बाद स्पेन के लोगों को कल पहली बार अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत मिली। दुनिया की सबसे भीषण बीमारियों में से एक कोविड-19 की वजह से स्पेन ने बेहद लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसे अब खोला जा रहा है। वहीं संक्रमित लोगों की तादाद 2,16,582 हो गई है। इस तरह महामारी से मरने वालों की संख्या 25,100 लोगों की मौत हो चुकी है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में रहने वाले उन भारतीयों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो भारत वापस आना चाहते हैं। उच्चायोग की वेबसाइट पर इस बाबत जानकारी दी गई है कि भारत वापस जाने के लिए भारतीय समुदाय के सिर्फ उन्हीं लोगों के आवेदनों को माना जाएगा जो दिए गए आधिकारिक लिंक के जरिए आवेदन करेंगे। हालांकि इस नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि बांग्लादेश से भारत के लिए हवाई सेवा फिलहाल शुरू नहीं हो रही है और मौजूदा वक्त में भारत में भी आने की अनुमति नहीं है। नोटिस के मुताबिक आवाजाही की प्रक्रिया शुरू होने पर लोगों को व्यक्तिगत तौर पर सूचित किया जाएगा। इसके अलावा भारत जाने की प्रक्रिया के लिए इच्छुक भारतीयों को फीस देनी होगी और भारत पहुंचने पर उन्हें होम या संस्था आइसोलेशन के लिए कहा जा सकता है। नोटिस के मुताबिक ढाका में भारतीय समुदाय के लोगों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।